हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पर अच्छे प्रकार से ठीक तरीके से रह रहे होंगे और इसी तरीके से इस कोरोना काल में अपने घर पर बने रहें। आज हम बेटा क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 इन फिजिक्स फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं, हमने कई बार पढ़ा है क्लास 6 में, 7th में, 8th में हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? फोर्स के बारे में। ओके, सो टुडेज आवर टॉपिक इज फोर्स। ओके, अब हमसे कोई पूछता है व्हाट इज फोर्स, फोर्स है क्या? तो हमारे माइंड में क्वेश्चन पुटअप होता है कि हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दें, डेली एग्जांपल दें, क्या इसके बारे में सोचें। तो बेटा बेस्ट वे जो है हमारा सीखने का वो ये है कि हम डेली एग्जांपल्स को सीखें, अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले। तो जिनमें बेस्ट तरीका यही होता है सीखने का, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस चीज़ को याद करते हैं, रटते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक हमारे साथ नहीं रहने वाला। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आज हम बेसिक डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं बेटा एक टेबल रखी हुई है, उस टेबल को पुश कीजिए, पुल कीजिए मीन्स धकेलिए और खींचिए। तो धकेलने और खींचने में हम एक प्रकार से एक एनर्जी का वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं उसमें, है ना। और ये एक एक्सटर्नल एजेंसी हो गई। तो हम इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे? It is an external agency which, यानी फोर्स हमारा क्या है बेटा? एक एक्सटर्नल एजेंसी है। एक्सटर्नल एजेंसी का मीन्स एक बाह्य कारक, है ना, जो कि क्या करता है, जो कि हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को धकेलने में, उसे खींचने में, राइट ना। और इसके अलावा लिफ्ट करने में, उठाने में, किसी भी चीज़ को हम उठा सकते हैं ना। तो एक एक्सटर्नल एजेंसी का यूज कर रहे हैं और वो एक्सटर्नल एजेंसी क्या है हमारे पास? फोर्स। वही एक्सटर्नल एजेंसी हमारे पास क्या होती है? फोर्स, विच हेल्प्स टू it is an external agency which helps to do different types of daily activities. ठीक है ना, हमारे दैनिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं को करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, ETC। ओके ना, जिसमें भी हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वर्क किया जाएगा, ठीक है ना, या एक एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करेंगे हम, उसे हम क्या बोलने वाले हैं बेटा? फोर्स, ठीक है ना। और कुछ बुक्स में जो लिखा है, इट इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी आपकी बात सही है, किसी चीज को धकेलना या खींचना यानी एक बाह्य कारक वर्क करेगा यहां पर, जिसे हम क्या बोलने वाले हैं? फोर्स बोलने वाले हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था। अब बेटा ये फोर्स जो होता है हमें दिखाई नहीं देता, है ना, लेकिन इसे जज किया जा सकता है। ये बात भी करेक्ट है, हम इसे देख नहीं सकते लेकिन इसे हम जज कर सकते हैं। अब हम जज कैसे करते हैं? आप पूछोगे सर ये जज क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा? या कैसे, अभी मैं किसी बच्चे से कहूँ कि भाई आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये फोर्स है, ये एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वर्क किया गया है? तो कंफ्यूजन होगा। तो चलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम समझते हैं कि फोर्स। यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा, ये जो एक्सटर्नल एजेंसी होती है इसको एक बार दोबारा बता दें सर।
एक्सटर्नल एजेंसी का मीन्स होता है एक बाह्य कारक। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि आप ये सामान नीचे पड़ा हुआ है, इसे लिफ्ट कीजिए, उठाइए इसे ऊपर की ओर। बाह्य कारक मतलब बाहर से लगने वाला। थैंक यू सर। ओके, यानी आउटर वर्क जो आउटर साइड से किया जाएगा। ओके, तो भाई अब फोर्स को आप देख तो नहीं सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसे जज किया जा सकता है। अब कैसे जज कर सकते हैं तो उनको हम समझते हैं, ठीक है ना। फोर्स कैन नॉट बी सीन बट इट कैन जज ओनली। हम केवल इन्हें जज कर सकते हैं किसके बेस पर, बाय द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होते हैं, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, भाई इसे आप देख नहीं सकते लेकिन हम इसे जज कर सकते हैं। और फिर आपने सर ये भी लिखा कि बाय द इफेक्ट ऑफ फोर्स के द्वारा आप इसे जज कर सकते हो। ये इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या आ गया अब यहाँ पर, कैसे पहचानेंगे, तो हम कुछ इफेक्ट्स देखते हैं और डेली लाइफ के एग्जांपल्स पे बेस करते हैं इन चीजों को, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं, इनमें फर्स्ट पॉइंट आता है, हेलो सर, टेक योर पोजीशन, कैमरा। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास वो क्या आने वाला है। ओके, तो मैंने बोला इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब ध्यान रखेंगे। अब मैं कह रहा हूं वी कैन मूव अ स्टेशनरी object by applying force। क्या आप फोर्स लगा के या कोई एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, एक फुटबॉल लीजिए और उस फुटबॉल को किक कीजिए, देन क्या होगा, भाई आपने जो किक किया वो एक एक्सटर्नल एजेंसी है, भाई उस फुटबॉल के द्वारा तो वो फोर्स नहीं लगाए, हमने कहां से लगाया वो फोर्स, एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। और वो एक्सटर्नल एजेंसी जो हुई वो हमारी क्या हो गई, फोर्स। तो हमने एक फोर्स अप्लाई किया और हमने एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को क्या करा दिया, मूव। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। सर क्या हमेशा ऐसा होगा कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो हटेगा, मूव होगा? नहीं, ये कंफर्म नहीं है। इसके लिए जो होना चाहिए बेटा, हमारा जो फोर्स हो वो उस ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होना चाहिए। जैसे अब मैं आपसे कहूं ये वॉल है, आप इस वॉल को धकेलिए, क्या आप इसे धकेल पाएंगे, नहीं धकेल पाएंगे। वाई, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो इसके कंपेयर में बहुत कम है। अभी वहां एक पत्थर होता बड़ा सा, हम मारते पैर वो नहीं मूव करता, लेकिन वहीं छोटा पत्थर होता तो वो मूव कर जाता, ठीक है ना। तो ये जैसे हम अगर किसी बाइक को फोर्स लगाएंगे तो बाइक को फोर्स लगाएंगे वो भी मूव करेगी, लेकिन उस पर किक नहीं मारनी है। ओके ना। जी सर। फोर्स लगाने का तरीका बदलना है। जैसे चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम साइकिल ले लेते हैं। साइकिल के पैडल्स पे हम फोर्स लगाते हैं, देन साइकिल विल मूव, वो चलने लग जाती है। ओके ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है सर जी कि अभी इन्होंने कहा कि आपने भी बोला बाइक में किक नहीं मारनी, अब किक मार रहे हैं वहां पर फोर्स कैसे काम कर रहा है? किक मार रहे हैं वहां पर भी एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी ह्यूमन मस्कुलर बॉडी का ही फोर्स लगना चाहिए, मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। अब वो किसी भी रूप में लग सकता है, ठीक है ना। अब मैंने कहा आप इसे धकेलोगे तो ये नहीं मूव करेगी, लेकिन इसी की जगह एक बड़ा हैवी रोलर लाएंगे और उसे धक्का मारे इसे तो ये टूट जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन आप कर सकते हो इसे नहीं। ओके ना। तो वो एक्सटर्नल एजेंसी कौन सी होगी वो डिपेंड करेगा। ओके ना, इंजन काम करेगा, वहां पर इंजन काम करेगा। थैंक यू सर। ओके सर, तो सेकंड पॉइंट पर आए हम इसके। जी सर। सेकंड पॉइंट ऑन अप्लाई फोर्स, अप्लाइंग कर देते हैं। ऑन अप्लाइंग फोर्स वी कैन स्टॉप
a moving object. जस्ट अपोजिट है बेटा फर्स्ट का। देखिए जरा, यहां पर हमने रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कराया था, यहां मैं कह रहा हूं आप एक फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स को लगाने के बाद आप एक मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट जब खेलते हैं तो क्या करते हैं हम, जब बॉल आती है तो फील्डर क्या करता है, उसे पकड़ता है, तो बॉल मूव करती हुई आ रही है, आपने उसे पकड़ लिया, कैच कर लिया या रोक दिया, तो वो रुक गई या नहीं रुकी? क्या करने पर रुकी? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, है ना, एक एक्सटर्नल एनर्जी एजेंसी। तो इसी तरह साइकिल, आपने फोर्स लगाया पेंडल्स पर, वो मूव करने लगी, अचानक मोड़ आ गया या ब्रेकर्स आ गए, देन क्या करेंगे आप? ब्रेक यूज करेंगे और वो रुक जाएगी। ओके, अगेन नेक्स्ट इज सेम, ऑन अप्लाइंग फोर्स we can change the direction। क्या इस बात से सेटिस्फाई हैं आप? फोर्स लगाने के बाद हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ओके, वही क्रिकेट वाला एग्जांपल अगेन ले लेते हैं हम। बॉलर ने बॉल को फेंका और आपने केवल बैट का मुंह जो है वो ओपन कर दिया और उसकी डायरेक्शन बदल गई, यानी अब वो उसी फोर्स से आ रही थी जिससे आ रही है, बस हमने क्या दे दिया उसे, एक डायरेक्शन दे दी। और वो हमारा बैट वाला उससे ज्यादा था, वो तो ज्यादा कंपेयर करना है, मैंने क्या बताया, वेट से मेनली कंपेयर कीजिए आप। ओके ना, उस वेट के हिसाब से आपको फोर्स अप्लाई करना है। अच्छा सर, मेरा एक डाउट है यहाँ पे। हाँ, कहिए। कि जैसे मैंने पिक्चरों में भी देखा है कई बार और वीडियोस देखे कई सारी, जैसे कोई आदमी मान के चलते हैं एरोप्लेन से कूद जाता है वो, और पैराशूट उसने खोल लिया है, तो हम देखते हैं वो अगर नॉर्मल जंप लगाता है तो वो उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, और यही अगर पैराशूट खोल के अगर वो जंप लगाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसके पीछे सर फोर्स किस तरह से काम करता है? इसके पीछे जो फोर्स होता है वो होता है एयर स्ट्राइक फोर्स। जी सर। इसमें क्या होता है, अगर नॉर्मल कूदता है वो, ठीक है ना, तो वो एयर को उसकी बॉडी कट करते हुए वो मूव करेगा, एयर उसे ब्लॉक नहीं कर पाएगी। मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं ये मार्कर लीजिए, आप छत पर जाइए और इसे छोड़िए, और वहीं आप एक कागज को लीजिए और उसे खोल के और उसे ऊपर से साथ छोड़िए, क्या दोनों एक ही टाइम पर आगे गिरेंगे? नहीं सर। क्यों? जिसका वेट ज्यादा होगा वो पहले आएगा। फिर गलत, वेट से यहां पर कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वेट जो होता है, क्या होता है वेट? वेट को क्या कहते हैं हम जानते हो? वेट का मतलब होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जिससे बना हुआ है, इसका जो मास है उस पर ग्रेविटी का वर्क करना। अर्थ की अपनी ग्रेविटी होती है, और जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो हर ऑब्जेक्ट पर इक्वल अमाउंट में वर्क करती है, वो 9.8 ही रहेगी। वो ऐसा नहीं है कागज पे कम लग जाए और इस मार्कर पे ज्यादा लगे, वो तो 9.8 ही रहना है, रहना या नहीं रहना। और जब वो इक्वल अमाउंट पे खींचेगी तो फिर ये दोनों डिफरेंट टाइम पर क्यों गिर रहे हैं? ये आपके उसी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज कर दिया मैंने। अब समझिए, तो ग्रेविटी तो हर चीज को इक्वल अमाउंट से खींच रही है, तो इसका रीजन है बीच में जो एयर रेजिस्टेंस, जब इस मार्कर को गिरेंगे तो इसकी शेप दिखाई दे रही है हमें, लेकिन वहीं हम जब कागज को लेंगे तो क्या होगा, एयर उसे होल्ड करेगी और वो आसानी से नीचे आकर गिरेगा। अगर हम इन दोनों में से एयर को निकाल दें और दोनों को साथ छोड़ें तो दोनों एक ही टाइम पर आकर नीचे गिरेंगे, ठीक है ना? तो याद रखेंगे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेट। ओके सर, चलिए, ऑन अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन। अभी हम क्या कर रहे थे, मैंने बोला मान लीजिए साइकिल चल रही है और अचानक मोड़ आ गया, तो आप क्या करेंगे, ब्रेक्स का फोर्स अप्लाई करेंगे, पहले वो धीमी हो जाएगी, है ना? और ऐसा नहीं हो डायरेक्ट ब्रेक लगा के रोक दो पहले आप फिर उतर के मोड़ो से, ऐसा तो नहीं करोगे। चलती हुई कोई मोड़ना है तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे ब्रेक लगाएंगे, उसकी स्पीड को पहले कम करेंगे, और स्पीड जब कम हो जाएगी तो धीरे धीरे आप उसे आसानी से मोड़ लेंगे। कभी ऐसा होता है कि मोड़ पे बहुत हाई स्पीड से आप साइकिल को मोड़ के ले जाओ, नहीं सर, ऐसा या बाइक को? नहीं सर, पॉसिबल है? अगर ऐसा करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। हाँ, तो यही चीज याद रखनी है, ठीक है ना? तो हमने हैंडल पर फोर्स लगाया और हैंडल पर फोर्स लगाने के बाद हमने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज, काफी लंबा खिंच गया ये टॉपिक, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये है। ऑन अप्लाइंग फोर्स वी कैन
change shape and size of an object। फोर्स लगाकर हम बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। सेटिस्फाई हो इस बात से या नहीं? यस। 1 रुपए का कॉइन, बचपन में जब छोटे थे तो एक कॉइन रेलवे लाइन देखी है? अबे देखो मैंने तो किया है, आपने किया नहीं किया ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा जो घर था वो रेलवे लाइन के पास ही था। हाँ सर, वो चुम्बक घुमाने वाला था। जी, तो उसमें हम क्या करते थे, वो कॉइन को लेते थे 1 रुपए के सिक्के को और हम उसे पटरी पर रख दिया करते थे। अब जब ट्रेन उससे पास होती थी तो जब उस सिक्के को हम देखते थे ना तो उस पे से शेर, 1 का जो निशान है, इंडियन गवर्नमेंट का जो निशान है, रिजर्व बैंक का जो निशान है, सब गायब हो जाता था और वो इतने से इतना बड़ा हो जाता था जितनी बड़ी वो पटरी होती थी। जैसे कि सर लोहे को पीट कर जी सर, शेप एंड साइज को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? हमने तो यही सुना था कि चुंबक बन जाती है उसका। नहीं, चुंबक बन जाती है, चुंबक एक अलग चीज़ है। चुंबक जो बनती है ना, तो हमारे पास 2 टाइप्स की मैग्नेट्स होती है इनका। पहली जो मैग्नेट होती है वो हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, जो हमें नेचर से मिलती है, ठीक है ना? और दूसरी जो होती है हमारे पास वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। और ये दोनों ही मैग्नेट, ये समझ लीजिए बनती किन मटेरियल से है, ठीक है ना? तो इनमें मेन मटेरियल्स होते हैं 4, जिनमें पहला होता है आपका आयरन, दूसरा होता है निकेल, तीसरा होता है कोबाल्ट और चौथा होता है स्टील। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, तब हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को तैयार करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए टॉपिक से नहीं हटते हैं, तो समझ में आ गया शेप और साइज को कैसे बदल सकते हैं बेटा? यस। और इसका लास्ट पॉइंट है आपका सेम एज ऑन अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सॉरी, डायरेक्शन तो हो चुका है ना शायद हमारा? हाँ, वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड को चेंज कर सकते हैं क्या हम? मानिए बॉलर ने बहुत हाई स्पीड से आके बॉल फेंका और आपने कुछ नहीं, बस उसे एक प्लेसमेंट दे दिया, बॉल रुक गई, क्या हुआ? ये स्पीड चेंज हुई उसकी, हुई या नहीं हुई? दूसरा लीजिए, एक स्पिनर आया वहीं, उसने बॉल को बहुत धीरे से फेंका और आपने आगे बढ़ के एकदम उसे, कहते हैं ना जो क्रिकेट खेलते हैं, अबे सूता है ये तो सूत देगा, इससे थोड़ा दूर फेंक, वही वाला ऐसा है, उसने खींच दी वो बॉल। चलिए एक और, क्रिकेट सभी की समझ में नहीं आता है तो हाँ, तो दूसरा देख लेते हैं। स्पीड चेंज करने के लिए साइकिल चला रहे थे, मोड़ आया था, आपने ब्रेक को धीरे धीरे दबाया तो स्पीड कम हो गई, आपने आसानी से मोड़ लिया, फिर जब सीधी रोड आ गई आपने उसे हाई स्पीड से फिर मूव करा दिया, ठीक है ना? तो ये आज आपका टॉपिक है फोर्स का इंट्रो। बोलिए कोई डाउट आया क्या इसमें? अगर आपको अब भी कोई डाउट आता है बेटा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, आपके हर डाउट को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।